हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप मेरे चैनल पर है आईएएस प्री जीएस पर। इसमें हम आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एमपीपीएससी की जो प्रीवियस पेपर है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो हम आज हमारा टॉपिक है कि जो एमपीपीएससी का सेट ए की बात करें दोस्तों, हमें इसमें जो क्वेश्चन आए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से एमपीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आपके सामने ये पूरा पेपर मैं लेके आया हूँ। और जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो एमपीपीएससी का जो प्रीवियस पेपर है वो बिल्कुल सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें से हो सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें। चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। ऑप्शन बी है 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। और ऑप्शन सी है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। और ऑप्शन डी है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को ये हटाया गया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसके प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है S.A. डांगे ने, बी है मनोहर लोहिया ने, सी है महात्मा गांधी ने और डी है जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों इसका क्या है राइट आंसर? आपको मैं बता दूं कि जो दल विहीन प्रजातंत्र है इसका प्रस्ताव जो है वो दो लोगों ने रखा था। एक महात्मा गांधी जी ने भी रखा था और एक जयप्रकाश नारायण ने भी रखा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो दोनों ही ऑप्शन आएंगे, सी और डी इसका राइट आंसर है। जो दल विहीन की इसका प्रस्तावित किन्होंने दिया था? गांधी जी और जय नारायण प्रकाश ने दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 3, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है R.M. निकम, बी है S.K. बेदी और सी है V.S. रमा देवी और डी है G.D. दास। तो हम दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। किसकी? प्रथम महिला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम महिला की बात कर रहे हैं। तो प्रथम महिला कौन है दोस्तों? कौन है प्रथम महिला? तो वो है रमा देवी। आप अगर पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने टिक कर दिया होगा, क्योंकि V.S. रमा देवी जो है वो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखापाल परीक्षक में कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 147 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 149। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो अनुच्छेद 149 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अनुच्छेद 149 में महालेखा परीक्षक के कर्तव्य के बारे में और भारत के नियंत्रक के बारे में उसके अंदर वर्णन दिया हुआ है। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149 राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक, तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों एक लाइक बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, चलते हम आगे। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा वाली समिति का नाम क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है
अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है के संथानम समिति, ऑप्शन सी है एल एम सिंघवी समिति और ऑप्शन डी है जी वी राघव समिति। दोस्तों मैंने ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, और मैंने ये बता भी दिया था। अगर आप बिल्कुल मेरे चैनल पर नए हो और अगर आप कभी एमपीपीएससी से स्टडी से रिलेटेड या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप को कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहे, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे चैनल पर जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पहले से पता है कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी एल एम सिंघवी समिति। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। द मोस्ट आईएमसी क्वेश्चन में मैंने ये पढ़ा दिया है पहले, ठीक है। आईएमपी में एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा दिया है दोस्तों, तो अगर आप पीछे जाके वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद में अगला हम चले यहाँ से, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, ठीक है। अब कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, ग्वालियर में है या भोपाल में है? फटाफट मुझे बताइए कमेंट करके, कमेंट कीजिए दोस्तों। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, मुझे बताइए कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, किस खेल से संबंधित है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि जो रूप सिंह स्टेडियम है ये किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, क्रिकेट से। हमारे पास जो ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी ये राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य की घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश राज्य की घुड़सवारी अकादमी की स्थापना दोस्तों कौन से सन में हुई है। आपके पास ऑप्शन ए है 2017 में, ऑप्शन बी है 2012 में, ऑप्शन सी है 2009 में और ऑप्शन डी है 2007 में। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर है इसका, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन डी 2007 में दोस्तों राज्य घुड़सवारी की जो अकादमी है, ठीक है, राज्य घुड़सवारी की अकादमी है, एकेडमी, ठीक है, ये कहाँ पे हुई है, ये 2007 में हुई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। अब दोस्तों हम उसने क्या बात कर लिया है कि एमपी राज्य यानी एमपी स्टेट से संबंधित रिलेटेड कौन सा गेम्स है दोस्तों, लक्ष्मण पुरस्कार, ये गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल का पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। अब खेल में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, खेल में जो है वो आपको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, खेल से संबंधित पुरस्कार कौन सा है, एकलव्य, ठीक है, एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसका एक वीडियो और भी बना दूंगा जो वो ये समझ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हम एमपीपीएससी के ए सेट में प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। 2019 का ये प्रीवियस पेपर है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको हम इसके पीछे वाला पेपर फिर डिस्कस करेंगे 2018 का, ठीक है। इस तरीके से हम डिस्कस करते डेली जो है ये 2001 से लगा के 2024 तक के जितने भी एमपीपीएससी के जो प्रीलिम्स के पेपर है वो सारे पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी, सी सेट भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं यहाँ से। अगला हमारे पास प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 हमारे पास है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर दोस्तों। ये है हमारे पास प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन से खिलाड़ी को दिव्यांग की श्रेणी में आता है। दोस्तों यहाँ पे दो बात हो रही है। पहले तो ये है कि यहाँ पे 2018 में जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, विक्रम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और किसे दिया गया है दोस्तों, वो जो दिव्यांग श्रेणी में आता है। दिव्यांग श्रेणी में आता है कौन सा खिलाड़ी, जो
2018 के मध्य प्रदेश विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है। दोस्तों कौन है वो? सोनू गोलकर है, भीम सोनकर है, या पूज्य वस्त्राकर है, या हर्षिता तोमर है। कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है सोनू गोलकर, क्योंकि ये मैगजीन में और पेपर में भी काफ़ी छाए हुए थे और इनकी काफ़ी जो है वो नाम इनका फेमस हो गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? सोनू गोलकर। सोनू गोलकर जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? विक्रम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, मुस्कान किरार संबंध किस खेल से है? दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, गेम से रिलेटेड हो, या हम कहें कि किसी भी क्षेत्र में से रिलेटेड हो, उसमें जो पर्सन की बात करें, मतलब व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, कि ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो फेमस हो। ठीक है, फेमस, जैसे हम बात करते हैं मोदी जी हमारे फेमस है। ठीक है, और मोदी जी के द्वारा जो भी स्कीम्स लाई जा रही है, ठीक है, जो भी स्कीम्स लाई जा रही है उसके बारे में, या फिर उन्होंने किसी चीज़ का उद्घाटन किया हो, या कहीं पर कोई नई स्कीम्स लॉन्च की हो, या फार्मर के बारे में कोई जानकारी दी हो, तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों हाईलाइट करना सीखिए। ठीक है, जो हाईलाइट करके उनको पढ़ना सीखिए। ठीक है, इसका हम पहले यहाँ चलते हैं। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए नौकायन, ऑप्शन बी पाल नौकायन, ऑप्शन सी तीरंदाजी, और ऑप्शन डी एथलेटिक्स। ठीक है, मुस्कान किरार इन चारों में से कौन से खेल के लिए खेल से संबंधित है? तो दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर? मुस्कान किरार में आपको बता दूं, मुस्कान किरार जो है वो तीरंदाजी के लिए, तीरंदाजी में ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गोल के लिए सटीक और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी तीरंदाजी। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 हमारा, प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, सतपुड़ा किस क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर बात करें दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, अब किधर से बात करिए दोस्तों? जैसे आप ये मान लो कि ये ईस्ट है, और ठीक है, और ये वेस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे किधर बात की है दोस्तों? ये वेस्ट है, पश्चिम। ठीक है, इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर उसकी स्थिति को दर्शाने वाला क्रम बताइए, मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक। ठीक है, तो पहला हमारे पास ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियाँ। ठीक है, बड़वानी की पहाड़ियों में महादेव की श्रेणी, मेकल श्रेणी। ठीक है, ये तीन आए हैं, बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव की श्रेणी और मेकल श्रेणी। और बी में लिखा है महादेव की श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ और मेकल श्रेणी। ठीक है, और इसके बाद में सी में लिखा है कि महादेव की श्रेणी, मेकल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और डी में है मेकल श्रेणी, महादेव की श्रेणी और बड़वानी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये आपके पास ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हम पश्चिम से बात कर रहे हैं, यानी पश्चिम, ये पश्चिम है। ठीक है, ये पूर्व है, तो हम पश्चिम से अगर पूर्व की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर आएगा महादेव की श्रेणी, और फिर आएगा मेकल श्रेणी। तो ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो दोस्तों वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट में उसको आंसर दे दूंगा, या फिर उसको कोई इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की मैं लिंक इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो अगर किसी को इसका जो आंसर की चाहिए तो वो भी दोस्तों मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, तो जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है हमारे पास, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है चंबल, और ऑप्शन डी है ताप्ती। ठीक है, ये चार नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों? फटाफट मुझे कमेंट कीजिए, कौन सी नदी हो सकती है आपके हिसाब से। अब मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ कि वो किसकी बात करी उसने, गहरी खंड
भूमि गहरी। तो दोस्तों सबसे गहरी की बात करें अगर हम, तो गहरी नदी जो है वो कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी कहाँ है? ये चंबल नदी से अब पूछा है तो चंबल नदी मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी ये चंबल नदी पाताल पानी तो आपने सबने सुना होगा नाम, या नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, जाना पाव पहाड़ी के पास, जाना पाव पहाड़ी से ये चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये मऊ, मऊ में जाना पाव पहाड़ी के पास से चंबल नदी का उद्गम स्थान है। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी जो है चंबल नदी उत्तर प्रदेश से बहते हुए राजस्थान, मतलब ये यहाँ से निकल कर मतलब रतलाम से राजस्थान की बॉर्डर हो, मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर होते हुए और ये यूपी की बॉर्डर को टच करते हुए दोस्तों ये जाके कहाँ ही मिल जाती है दोस्तों? यमुना में। ठीक है, ये इसका एक फैक्ट है। और ये इसके साथ में दोस्तों ये 856 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों चंबल नदी की। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, ये इसका राइट आंसर क्या है? चंबल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं हम। प्रश्न नंबर है 13। ये है इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधित नंबर क्या है? तो दोस्तों आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, एनएच नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मैंने ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले कि भारत के नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बता चुका हूँ इसके पूरे विवरण के बारे में, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो दोस्तों पीछे जाके ये वीडियो ज़रूर देख ले। इसके साथ में दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑप्शन कि कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो आपके हिसाब से बताइए क्या राइट आंसर होगा। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। जो पहले से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उनके लिए है ये, नए वालों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप कमेंट कर दीजिए तो उनको भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम आपके पास आपका टाइम जो है वो अब समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 52। ठीक है, जो 52 NH जो है NH 52 जो है ये इसका संशोधित है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? 52 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से परमार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है परमार वंश पे, मतलब पद्म गुप्त और दोस्तों इसके साथ में मेरुतुंग और उदयपुर प्रशस्ति। तो दोस्तों ये तीनों ही इसके इससे मतलब इसके इतिहास स्रोत में मतलब प्रकाश डाला है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर है 15, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एमपी के टेम्पल हो या इंडिया के टेम्पल हो, आपको सारे टेम्पल के बारे में जानकारी आपको होना जरूरी। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पल की विशेषताएं क्या है, किसने बनवाया, कहाँ पर है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी एकदम डीप में पूरी बताऊंगा। तो ये दोस्तों इसका वीडियो हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके पास अभी ऑप्शन है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। ऑप्शन ए है राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी है राजा धंग ने, और ऑप्शन सी है परमार राजा भोज ने, और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान ने। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान है, सी है राजा परमार। तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी है परमार राजा भोज ने बनवाया। दोस्तों राजा भोज जो है वो भोपाल के भी राजा रह चुके हैं। फिर मैं बता दूँ एमपी की राजधानी है दोस्तों भोपाल। ठीक है, प्यारी प्यारी राजधानी है, ये प्रसिद्ध है वहाँ की झीलों के कारण। ठीक है, किसके कारण प्रसिद्ध है एमपी? वो एमपी वहाँ की झीलों के कारण प्रसिद्ध है, वहाँ का विधानसभा के भवन के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको क्वेश्चन को हल करते करते बता दूंगा। ठीक है, कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन सी परमार राजा भोज ने। अगले प्रश्न की ओर चल रहे थे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? क्रियाशील का मतलब होता है कि हवाई अड्डा बना हुआ है लेकिन वो वहाँ पर कोई आवागमन नहीं होता है या फिर कोई एरोप्लेन वगैरह नहीं जाते। ऑप्शन ए है खजुराहो, ऑप्शन बी है पन्ना, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है ग्वालियर। कौन सा राइट आंसर हो सकता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और नए वाले टेंशन न ले। ठीक है, उनको मैं बताऊँगा।
दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर पन्ना। ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया है इसके लिए थैंक यू। ठीक है, और जिनको नहीं पता था दोस्तों ये नोट डाउन कर ले, क्योंकि कौन सा हवाई अड्डा है जो क्रियाशील नहीं है दोस्तों, तो वो है हवाई अड्डा कौन सा, पन्ना का। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, किसके, 2014 से 18। हम जो पेपर दो एमपीपीएससी का पेपर जो है वो 2019 का सॉल्व कर रहे हैं। आप बोलोगे पिछले में फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि हम एमपीपीएससी का पेपर प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर है 17। और दोस्तों ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन सा आएगा। पहला है आपके पास ऑप्शन, मध्य प्रदेश की विधानसभा के 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन बी है ईश्वरदास रोहिणी। ऑप्शन सी है डॉक्टर सीतासरण शर्मा। और ऑप्शन डी है श्री राजेंद्र सिंह। तो कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं फटाफट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीतासरण शर्मा। ठीक है, ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद में हम चले हम आगे। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो दोस्तों राज्यपाल नहीं रहा तो पहला आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर बलराम जाखड़। बी है श्री रामेश्वर ठाकुर। सी है डॉक्टर भाई महावीर। और डी है न्यायमूर्ति अंशुमन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, क्योंकि डॉक्टर न्यायमूर्ति अंशुमन जो है ये कौन है, एक न्यायाधीश है और ये दोस्तों राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों फटाफट। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है। जो पहले से दोस्तों एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि वो इसका फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने पढ़ा हुआ है। और जो नए बंदे हैं दोस्तों वो केवल देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे इसके जो आपको जवाब है पेपर को फटाफट सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा कमेंट किया है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ और जो एमपी के रहने वाले उनको भी पता है कि दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, झारखंड, क्योंकि झारखंड की जो सीमा है वो एमपी से टच नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपके पास श्री गोपाल शरण शुक्ला। ऑप्शन बी है श्री आर परशुराम। ऑप्शन सी है डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा। और ऑप्शन डी है श्री अश्विन वैश्य। ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है, तो इसलिए आप कंप्यूटर को भी बिल्कुल मिस ना करें। और अभी आपके पास जब तक एग्ज़ाम नहीं आती है दोस्तों, एग्ज़ाम की 28 तारीख तक जब तक नहीं आती, आप सभी विषयों को बिल्कुल कवर कर ले, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है। ठीक है, क्या बात करी उसने, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंतिम सोर्स, या बी है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी। और सी है वायरल इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यूज़र सर्च्ड। और डी है वेरी इंटेलिजेंस रिसोर्स अंडर सर्च। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मतलब दोस्तों ये एक वायरस है जो कंप्यूटर को हैक कर देता है, या कंप्यूटर को का डाटा ये चुरा लेता है। इस तरीके से ये वायरस आ जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न नंबर 22। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को अस्वीकार करता है, उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है वाइट हेड हैकर। और बी है क्रैकर। और सी है प्रोग्रामर। और डी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। जो पहले से पढ़ते हैं और नए वाले देखे केवल, क्या आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी आएगा दोस्तों क्रैकर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, पारा साइबर लॉ जो भारत
में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, ऑप्शन बी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998 और ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन बी आएगा सूचना औद्योगिक अधिनियम 2000 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट का प्रचलन जो है 1996 से ये स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों 1998 और 2000 में ये क्रेज़ में आया इंटरनेट। ठीक है, इसके पहले इतना इसका इंडिया में क्रेज नहीं था। तो दोस्तों ये जो सूचना प्रौद्योगिकी का अधिनियम जो है वो कौन से सन में है? ये 2000 में। आप 2000 से याद रख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर जो अगला है हमारे पास 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन चैटिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए कौन सा नहीं है। आपको सभी को मालूम है कि ऑनलाइन चैटिंग कोई अपराध नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। ईमेल का पता mark.stall@it-desk.info का डोमेन नाम है। क्या है डोमेन नाम दोस्तों? आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है mark.stall और बी है .stall और सी है it-desk.info और डी है .info। ठीक है, आपके पास ये चार ऑप्शन है दोस्तों। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ IT-desk का इन्फॉर्मेशन है इसका जो है डोमेन नेम है। ठीक है, इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है इसका सदस्य दोस्तों? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सी है लोकसभा के विपक्षी नेता और डी है राज्यसभा का सभापति। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो क्या आएगा? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। कौन नहीं होता है? ये नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति, क्योंकि प्रधानमंत्री भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा के विपक्षी नेता भी होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति नहीं होता है। ठीक है, ये नोट डाउन करने के लिए है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को चल देते हैं दोस्तों। हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके बाद में ST/SC एक्ट जो है अनुसूचित जनजातियाँ निवारण, इसको भी पढ़े। और जितने भी है दोस्तों ये सभी पंचायती राज व्यवस्था पढ़े। इसके बाद में जो 3 स्तरीय जो प्रणाली है वो पढ़े। मतलब पूरा MPPSC का पूरा सिलेबस कवर करके रखे, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए है अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद से हटाना धारित करता है और ऑप्शन बी है आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं। ऑप्शन सी है सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्त हेतु पात्र नहीं होता है और ऑप्शन डी है अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन आगे नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है वो ये अध्यक्ष जो है 5 वर्ष की अवधि तक धारित होता है, ये भी सही है। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारित रहता है, ये भी सही है। और सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है दोस्तों, ये भी सही है। इसके बाद में अगला हम चले तो अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर आएगा ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों इसके राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल के द्वारा जो है मानव अधिकार राज्य मानव अधिकार के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। ये आप याद रखिएगा कि राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 29। मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एवं एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निविष्ट कर सकती है जो क्रम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस कर रहा हो। दोस्तों आपके पास ऑप्शन ये है कि ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 7। क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। क्या आएगा कमेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा दोस्तों, 7 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं हम। अगला प्रश्न है दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। कौन सा अपराध है दोस्तों? संज्ञेय तथा समक्षिप्त विचारणीय, या बी ए संज्ञेय तथा अशमनीय, और सी ए संज्ञेय तथा जमानती, और डी संज्ञेय तथा शमनीय। तो इनमें से कौन सा दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के लिए सभी दंडनीय अपराध है? कौन सा है दोस्तों? ए ये जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों संज्ञेय, समक्षिप्त विचारणीय और संज्ञेय तथा अशमनीय। ये दोनों जो है ये एक सभी दंडनीय अपराध है। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? दोस्तों ऑप्शन ए कार्टोसैट बी, और ऑप्शन बी है कल्पना 1, और ऑप्शन सी है इनसेट 2E, और ऑप्शन डी है सत्यभामा सेट। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है सत्यभामा सेट, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 32। कौन सा प्रदूषण नागनी सीडोम के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? पहला है फ्लोराइड, दूसरा है म्यूरी पारा, और सी है आर्सेनिक, और डी है कैडमियम। ठीक है, तो इसका क्या है राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन ए आएगा फ्लोराइड। क्या है? फ्लोराइड। प्रश्न नंबर 33। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की प्रतिकार्य में स्थानांतर कहलाता है। ऑप्शन ए स्वस्थ युग्म, बी है सजातीय पुष्पी परागण, और सी है पर परागण। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा दोस्तों? ये बायोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बायोलॉजी से रिलेटेड। अब इसका राइट आंसर फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है दोस्तों बी है सजातीय परागण, ऑप्शन बी सजात पुष्पी परागण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 34 सॉरी। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है दोस्तों? तो कोबोल, पास्कल, बेसिक्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये कंप्यूटर की तीनों भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि बोकोल और पास्कल और बेसिक ये तीनों ही कंप्यूटर की भाषा है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, है ना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 35। मनुष्य की मुंह गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा, और ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फटाफट दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 36। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए है बान की मून, ऑप्शन बी है अंतोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी है कोकी अन्नास, और ऑप्शन डी है फुर्ट वाढिम। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन बी आएगा अंतोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं हम। प्रश्न नंबर 37। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया?
तथा 2016 में नई दिल्ली में देवासन हुआ। दोस्तों यहाँ पर जो चित्रग्राफ की बात हो रही है इसकी चित्रग्राफी वाले की बात हो रही है, कौन हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा, ऑप्शन बी एम एफ हुसैन और ऑप्शन सी राजा राव और ऑप्शन डी है NS बेंद्रे। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा, क्योंकि यही एक ऐसे हैं जो 1922 में मतलब जन्मे हैं। उसके बाद में ये फ्रांस से चले गए दोस्तों, और फ्रांस से ये 2016 में आने के बाद इनका जो है वो देवासन हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते थे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, मानव सभ्यता विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में, नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट बताइए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, MPPSC की बात कर रहे हैं तो अगर कभी भोपाल का नाम आता है या इंदौर का नाम आता है दोस्तों, 50% चांस यही रहता है कि या तो भोपाल आएगा या इंदौर आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ के लगाएंगे तो 100% सही जाएगा, वरना तुक्का लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है वो भोपाल आएगा। भोपाल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न की ओर चल देते हैं। प्रश्न नंबर 39 फिर आया ये खेल से संबंधित। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र की प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था। ऑप्शन ए कोलिंदा गर्बर कितोरोविच, ऑप्शन बी जेसिंदा आर्डेन, ऑप्शन सी थेरेसा मे, ऑप्शन डी जोइस बांडा। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है उन्नीत कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश, बी ए गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और सी ए परमानंद कटार बनाम भारत संघ, और डी ए चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है उन्नी कृष्णम आंध्र प्रदेश बनाम। अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 41 ऋग्वेदिक प्राणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है स्वर्णकार, ऑप्शन डी है व्यापारी। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी वो व्यापारी। ठीक है, इज द राइट आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न को चल देते हैं। प्रश्न नंबर 42 चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी के, अंग के, अवंती के, वज्जी के। ठीक है, किसके राजा थे दोस्तों? वो थे अवंती के।